जब भोले लोग मर्डर की प्लानिंग करते हैं तो अक्सर रायता फैला देते हैं। ये खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन इनके चक्कर में कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का नाम है मैगी मोर, जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक मैगी मोर नाम की लड़की को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक किलर लगा हुआ था। वो हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन किलर उसे मार ही देता है। फिर अगले दिन वहाँ पर तहकीकात के लिए जॉर्डन नाम का पुलिस वाला आता है। वो पता लगाता है कि किसी ने इसको गोली मारी और उसके बाद ये छत से नीचे गिर गई। तभी वहाँ एक और पुलिस वाला आता है। वो बताता है कि इसकी कार मैगी मोर नाम से रजिस्टर्ड है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती है। अब सीन 10 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ से सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। ये है टॉमी। ये जे मोर के रेस्टोरेंट में गला सड़ा सामान लेकर आया है, यानी कि एक्सपायरी सामान लेकर आया है। जे उसे कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं अपना घर सही से नहीं चला पा रहा, मेरी शादी भी अब खतरे में है। तभी टॉमी नाम का बंदा कहता है कि मेरा माल कहाँ है। जे चेक करता है और कहता है कि शायद घर पर भूल गया। फिर वो अपने घर पर जाता है। उसकी वाइफ का नाम मैगी था। वो एकदम गुस्से में बैठी थी। दरअसल उसने वो पैकेट खोल लिया था जो वो लेने आया था। उसमें छोटे बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें थी। जे कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कसम खाता हूँ ये सब टॉमी का है। फिर मैगी उसको डांटने लगती है। उनका ये झगड़ा उनकी पड़ोसन सुन लेती है। मैगी कहती है क्या तुम्हें पता भी है ये अपराध है, तुम अभी की अभी इस घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैगी जे को उसके ही घर से बाहर निकाल देती है। उनका सारा मैटर उनकी पड़ोसन समझ गई थी। फिर जे वापिस अपने रेस्टोरेंट में जाता है और टॉमी को बताता है कि वो पैकेट मैगी ने खोल लिया है। फिर वो गुस्सा हो गई और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। टॉमी कहता है वो पैकेट खोलना नहीं था, अगर वो पुलिस के पास चली गई तो मैं इस चीज से मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मुझे वे तस्वीरें किसी भी हाल में चाहिए, चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े। अगले दिन सुबह जे फिर से जाकर मैगी से मिलता है। वो उसे कहता है कि प्लीज तुम पुलिस के पास मत जाना, वरना टॉमी हम दोनों के साथ क्या करेगा तुम्हें पता भी नहीं है। फिर मैगी कहती है अब तुम मुझसे नहीं मेरे वकील से बात करना। उसके बाद जे मसाज करवाने जाता है। वो कहता है जानती हो अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं आधी दुनिया का मालिक होता। ये पत्नियां इंसान को पागल कर देती हैं। जो भी भाई अपनी अपनी पत्नियों से तंग है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। फिर टॉमी जे को कोस्को नाम के आदमी के पास भेजता है। वो थोड़ा सनकी टाइप का बंदा था और इसी के साथ साथ वो गूंगा बहरा भी था। वो जे से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो सिर्फ लिपसिंग ही समझता था। फिर जे उसे बताता है कि टॉमी के किसी पार्सल के कारण मेरी वाइफ मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही है। मैं तुम्हारे जरिए उसको एक बार अच्छे से धमकाना चाहता हूँ। कोस्को पूछता है कब। जे कहता है जितनी जल्दी हो सके। फिर जे एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है। कूपन के लिए वो अपनी वाइफ का नंबर देता है। वो लड़की बताती है कि इस नंबर पर 2 मैगी मोर नाम की लेडी अटैच हैं। एड्रेस अलग अलग है लेकिन इलाका एक ही है। जरूर सिस्टम में कोई गलती हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगी अपनी कार के अंदर बैठी थी। तभी कार की पिछली सीट से कोस्को उठता है और उसे बताता है कि मैं बहरा हूँ लेकिन मेरे पास गन है। फिर वो मैगी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। ठीक उसी समय जे भी मैसेज करके कोस्को से पूछ रहा था कि काम का क्या हुआ, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। तभी जे के पास एक फोन आता है और वे पूछते हैं तुमने 3 महीने से हमसे कोई सामान नहीं खरीदा। जे कहता है अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है। फोन पर बंदा कहता है क्या आप डेट चेक करते हो या खराब माल ही लोगों को खिला रहे हो। फिर जे कहता है कि हम एकदम अच्छे से डेट को चेक करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो मैगी के काम पर जाता है और पूछता है कि मैगी कहाँ है। वो मेरे फोन का भी जवाब नहीं दे रही, लेकिन वो मोटी औरत कहती है कि वो आज काम पर नहीं आई, अगर वो आई तो मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। उस शाम पुलिस वालों को एक जलती हुई कार मिलती है। उसके अंदर आगे की सीट पर एक लेडी बैठी हुई थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर वो बॉडी को जांच के लिए भेज देते हैं। उस रात जॉर्डन नाम का पुलिस वाला जे के घर जाता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। फिर उनकी पड़ोसन रीटा बाहर आती है और वो बताती है कि इन मियाँ बीबी की फाइट हुई है, इसलिए मैगी ने जॉर्डन को घर से बाहर निकाल दिया है। फिर उस रात रीटा ने जो कुछ भी सुना वो पुलिस वाले को बता देती है। फिर वो पुलिस वाला जे के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब उसे अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो रोने लगता है और वो कहता है कि हमारे बीच छोटा मोटा झगड़ा था जिसके लिए मैं उससे माफी मांगने उसके काम पर भी गया। जॉर्डन कहता है कि हम देर सवेर कातिल का पता लगा ही लेंगे, आप अपना ख्याल रखना। पुलिस वाले के जाते ही जे टॉमी के पास फोन करता है और कहता है कि उस बकवास आदमी ने ये क्या कर दिया, मैंने उसे धमकाने को कहा था, मारने को नहीं। उसने मैगी को उसकी ही कार में जिंदा जला दिया। उसकी ये
ये बात उसका एम्प्लॉय ग्रेग सुन लेता है। उधर पुलिस ये पता करने में लगी थी कि जे का रिकॉर्ड कैसा है। अपने बिजनेस में छोटे मोटे गलत काम तो सभी करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था। जे फिर से कोई सामान लेने के लिए स्टोर में जाता है। वो लड़की उससे फिर पूछती है, आप कौन से मैगी मोर के हस्बैंड हो? बस यही से जे को आइडिया आ जाता है। फिर वो दूसरी मैगी मोर के घर जाता है और उसकी फोटो खींच लेता है। उसके बाद वो फिर से कॉस्को के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार दिया, इससे पुलिस वाले मेरे घर तक आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही इलाके में रहने वाली दूसरी मैगी मोर को भी मार दो। इससे पुलिस वालों को लगेगा कि किलर ने गलती से पहले किसी और मैगी मोर को मार दिया, जबकि मारना उन्हें किसी और मैगी मोर को था। इससे मैं मुसीबत से बाहर आ जाऊंगा। अगले दिन जब मैगी का फ्यूनरल चल रहा था, उस समय टॉमी जे को धमकाता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर जे जाकर अपनी पड़ोसन के पास खड़ा हो जाता है। उसकी पड़ोसन ये सब कुछ बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। रात को जॉर्डन नेबर के पास फोन करता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? जॉर्डन उससे पूछता है, तुम मुझे परेशान लग रही हो। वो कहती है कि जब तुम लास्ट बार मेरे घर आए थे तो तुमने मुझे बताया नहीं कि मैगी का मर्डर हो गया है। जॉर्डन कहता है कि हमें सिर्फ रिश्तेदारों को ही बताने का ऑर्डर है। फिर वो आज जो उसने फ्यूनरल में देखा वो सब कुछ जॉर्डन को बता देती है। वो बताती है कि दूसरा आदमी लिबर्टी बेल फूड्स कंपनी का ट्रक चलाता है। अगले दिन पुलिस वाले टॉमी को पकड़ लेते हैं। उसके खिलाफ यौन संबंधी पहले भी कई शिकायतें दर्ज थी। जॉर्डन पूछता है, आप जे को कैसे जानते हैं? टॉमी कहता है कि मैं उसको एक्सपायर माल बेचता हूँ, बदले में वो मुझे पैसे देता है। फिर पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हें जे और मैगी मोर के झगड़े के बारे में क्या पता है? टॉमी साफ इनकार कर देता है। अगले सीन में हम कॉस्को को देखते हैं। वो दूसरी मैगी मोर को लेकर एक बिल्डिंग के बाहर आया था। मैगी कार से निकलकर भागने लगती है। फिर कॉस्को उसका पीछा करता है। मैगी डर के मारे छत से कूद जाती है, लेकिन मरती नहीं। फिर कॉस्को जाकर उसके भेजे में गोली उतार देता है और उसके पास पड़ी किट उठा लेता है जिसके ऊपर MLM लिखा था। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जॉर्डन का साथी बताता है कि इस हफ्ते दूसरी मैगी मोर का कत्ल हुआ है। हो सकता है कि इसके हस्बैंड ने कातिल को कहा हो कि तुमने गलत मैगी मोर को मार दिया है, उसके बाद उसने असली वाली को मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है। फिर वे दोनों उस मैगी मोर के घर जाते हैं जिसका अभी अभी कत्ल हुआ है। जॉर्डन उसके हस्बैंड से पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है? वो बताता है कि ड्वेन रिच नाम का एक बंदा मेरी वाइफ के साथ काम करता था। वो बदमाश था। वो उसे अक्सर तंग किया करता था। मेरी वाइफ उससे बहुत परेशान हो गई थी। वो इतना परेशान थी कि एक बार उसने मुझसे गन भी मांगी थी। हो सकता है कि ये काम उसी का हो। घर से बाहर आते समय जॉर्डन अपने साथी को कहता है, कातिल ये खुद भी हो सकता है। अगले दिन एक आदमी जे के रेस्टोरेंट में आता है और उससे खाने का सामान लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी की तरफ से आया हूँ। तुम हमारी कंपनी के नाम से किसका गंद बेच रहे हो? फिर वो मामला दबाने के लिए $600 रिश्वत की डिमांड करता है, लेकिन जे उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर वो ये सोचकर कि रेस्टोरेंट को ताला न लग जाए, वो बाहर जाता है और उसे रिश्वत दे देता है। उधर पुलिस वाले ड्वेन रिच के घर जाते हैं। वो बताता है कि मुझे तो मैगी पसंद थी, लेकिन कभी कभी जब मैं शराब पी लेता था तो हाई स्कूल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता था। लेकिन अब हम कई दोस्त मिलकर अपनी अपनी कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं। यकीन मानो मुझे इससे आराम है। इतने में उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉर्डन मैगी की नेबर रीटा के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा था। नजदीकियां होटल रूम तक पहुंच जाती हैं। वहां वो टीवी में एक न्यूज सुनता है जिसमें एक बार डांसर क्लेम करती है कि उसका अफेयर मैगी मोर के हस्बैंड एंडी मोर के साथ था। फिर वो जॉर्डन को बताती है कि मेरा 4 महीने तक उसके साथ अफेयर चला था। वो अपनी बीवी से ज्यादा मुझे प्यार करता था। उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस भी करा रखा है, पूरे $7 लाख का। फिर वे एंडी मोर के पास जाते हैं। वो उस बार डांसर की बताई हुई बातों को इनकार कर देता है। एंडी का वकील कहता है कि एंडी को बेवजह फंसाया जा रहा है। जब इसकी वाइफ का कत्ल हुआ, ये अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया हुआ था। अब आप हमारा और समय बर्बाद ना करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ जे टीवी में न्यूज सुन रहा था। उसमें एंडी मोर किसी रिपोर्टर को कहता है, अगर मेरी बीवी का कोई कातिल हो सकता है तो वो ड्वेन रिच हो सकता है। ये बात सुनकर वो खुशी से कूद पड़ता है और कहता है, हाँ यही तो वो बंदा है जिसने हम दोनों की बीवियों का कत्ल किया है। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आती है। वो ड्वेन रिच की सुपारी लेकर कॉस्को के पास जाता है। वो कॉस्को को ड्वेन रिच को मारने के लिए पैसे देता है और कहता है कि ये खुदकुशी लगनी चाहिए ताकि पुलिस वालों को लगे कातिल गिल्टी था, इसलिए उसने खुद को मार लिया। पुलिस भी अभी तक इसी चक्कर में थी कि कहीं से पता चल जाए कि मैगी 1 की गलती के कारण मैगी 2 मारी गई है या मैगी 2 की गलती के कारण मैगी 1 मारी गई है। उस रात कॉस्को ड्वेन रिच के घर जाता है और उसे मार देता है। पुलिस को उसकी लाश लटकी हुई मिलती है। पुलिस को उसके कंप्यूटर में दोनों
दोनों मैगी मोर की तस्वीरें मिलती है। अब जैसा कि जे ने प्लान बनाया था, प्लान काम कर जाता है। मैगी के कत्ल का केस बंद हो जाता है। पुलिस को अभी भी शक था कि केस में कुछ लफड़ा है। फिर वे मैगी 2 की रिपोर्ट देखते हैं। उसके ब्लड में इंसुलिन पाया गया था, यानी कि वो डायबिटिक पेशेंट थी। जॉर्डन अपने साथी से पूछता है अगर वो शुगर की मरीज थी और इंसुलिन लेती थी तो हमें उसके पर्स में या उसकी गाड़ी में शुगर चेक करने की मशीन या इंसुलिन क्यों नहीं मिली, जबकि ऐसे पेशेंट अपनी किट हमेशा अपने पास रखते हैं। अगर ड्वेन रिच निशानी के तौर पर उसे घर भी ले गया हो तो हमने तो उसके घर की पूरी तलाशी ली थी, हमें वो किट वहाँ पर क्यों नहीं मिली। मुझे एक और बात परेशान कर रही है, जब वो मैगी 2 को ही मारना चाहता था तो उसने मैगी 1 को क्यों मारा। फिर वे दोनों एंडी मोर के पास जाते हैं। वो कहता है कि आपका शक बिल्कुल ठीक है, वो कभी भी अपनी किट लिए बिना बाहर नहीं जाती थी, मैं अभी उसके रूम में देख कर आता हूँ। वो बार डांसर भी उस समय उसके घर पर ही थी। तभी वो वापस आकर पुलिस को बताता है कि उसकी किट घर पर नहीं है। जॉर्डन पूछता है वो किट कौन सी कंपनी की थी। एंडी बताता है कि वो किट MLM कंपनी की थी जो बकलिन फार्मेसी पर ही मिलती थी। उस दिन जे के पास फिर से उसकी कंपनी से कोई बंदा आता है। वो कहता है कि अब की बार मैं कुछ नहीं देने वाला, मैंने पहले ही सेटलमेंट कर ली है। लेकिन वो आदमी बताता है कि हमने कोई बंदा नहीं भेजा। जे समझ जाता है कि उसके साथी ग्रेग ने उसे चूना लगा दिया है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसका रेस्टोरेंट तत्कालीन प्रभाव में बंद कर देता है और कहता है कि अगर तुमने इसको छुआ तो हमारे वकील का सामना करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों पुलिस वाले उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ से जे अक्सर सामान खरीदा करता था। बकलिन फार्मेसी भी उन्हीं के पास थी। वहाँ से पूछताछ करते समय वहाँ काम करने वाली लड़की जब मैगी मोर का नाम सुनती है तो वो पुलिस वालों को बताती है कि जिस मैगी मोर का कत्ल पहले हुआ था उसका हस्बैंड अक्सर यहाँ पर सामान लेने के लिए आता है। जब वो पहली बार आया था तो उसे मैंने ही बताया था कि उसकी वाइफ के नंबर पर किसी दूसरी मैगी मोर का नाम चढ़ा हुआ है। फिर वे जे के घर जाते हैं क्योंकि उसका रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी बंद हो चुका था। दरअसल जे तैयार होकर रेस्टोरेंट वाले लड़के ग्रेग को पीटने के लिए गया था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस बुलाने के लिए कहती है। फिर जॉर्डन का साथी आकर जॉर्डन को एक फोन देता है और कहता है कि ये जे का फोन है, ये हमें उसके रेस्टोरेंट पर काम करने वाले लड़के ने दिया है। जे ने एक अज्ञात नंबर पर कई बार चैट की है जिससे उसके ऊपर शक करना बनता है, लेकिन वे जे के पास नहीं जाते बल्कि टॉमी के पास जाते हैं जो कि उन दिनों जेल में ही था क्योंकि उसने किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जॉर्डन उसे रिहा करवाने का लालच देता है। फिर वो उन्हें कोस्को के बारे में बताता है। अब दोनों पुलिस वाले कोस्को के घर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही तेज आवाज करके वीडियो गेम खेल रहा था। फिर वो दरवाजा खोलता है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम कोस्को हो? वो कहता है नहीं, मैं लिंडोस्की हूँ, मैं कुछ दिन से बाहर गया हुआ था, कोई बदमाश मेरे घर पर रह रहा था, उसने मेरी कई चीजों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। जॉर्डन उसके पीछे MLM कंपनी की किट देख लेता है। फिर दोनों पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं। जॉर्डन का साथी कहता है मुझे यही कोस्को लग रहा है। इतने में एक गोली आती है और उसका भेजा उड़ा देती है। वो जॉर्डन को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्डन उसके पाँव में गोली मार देता है। फिर कोस्को कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। जॉर्डन वहाँ पर बैकअप बुलाता है। कोस्को वहाँ से सीधा जे के घर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे फंसा दिया। जे पूछता है तुम बोल सकते हो? वो कहता है हाँ, मैं अक्सर नाटक करके ये जान लेता हूँ कि मेरे बारे में कौन क्या बकवास कर रहा है। फिर वो जे का भेजा उड़ा देता है। जे को मारते हुए उसकी नेबर रीटा देख लेती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और जॉर्डन के पास फोन करके सब कुछ बता देती है। जब वो कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तो कोस्को उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जॉर्डन उस समय पुलिस वालों को उसके घर के आसपास 10 मील तक का एरिया ट्रेस करने के लिए कहता है। उधर रीटा गाड़ी तेज चलाती है और सड़क के किनारे खड़ी कार के अंदर जोर से ठोकती है। उनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि कोस्को अपनी जान गंवा देता है क्योंकि रीटा की कार ओल्ड मॉडल थी जिसमें सिर्फ एक ही एयर बैग लगा था। अक्सर आवेश में आकर लोग किसी की भी जान लेने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा उसका वे पहले से अंदाजा नहीं लगाते। ऐसा ही कुछ इस मूवी में था। जैक सड़ा हुआ सस्ता खाना पाने के लालच में टॉमी को गलत सामान ला कर दिया करता था और इसी लालच ने कई लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। आपको इस मूवी में किसका फॉल्ट नजर आता है कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।